बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ईयर आज हम KPK टेक्स्ट बुक बोर्ड पेशावर का चैप्टर नंबर 1 मेजरमेंट्स की असाइनमेंट सॉल्व करेंगे। फर्स्ट असाइनमेंट है ए पुली ऑफ रेडियस 0.9 मीटर इज यूज्ड टू लिफ्ट अ बकेट फ्रॉम द वेल। एक कुएं में से एक बकेट को निकाला जाता है और उस बकेट के साथ जो रस्सी बांधी हुई है वो एक पुली से गुजर रही है। उस पुली का रेडियस बताया गया है 0.9 मीटर। इफ इट टुक 3.6 रोटेशंस फॉर द पुली टू टेक वाटर आउट ऑफ द वेल, अगर वो पुली 3.6 रोटेशंस कंप्लीट करने के बाद कुएं में से पानी निकालती हो तो हाउ डीप इज वाटर इन द वेल, तो उस कुएं में पानी कितना है। तो बेसिकली यहाँ पे जो डाटा है इसमें क्या है कि पुली ऑफ रेडियस 0.9 मीटर, तो ये हमें पुली का रेडियस गिवन है r इक्वल टू 0.9 मीटर, इज यूज्ड टू लिफ्ट अ बकेट फ्रॉम द वेल इफ इट टुक 3.6 रोटेशंस। ये हमें एंगल गिवन है 3.6 रोटेशंस का और इसको हम रेडियन में कन्वर्ट कर लेंगे। अब रोटेशंस, एक रोटेशन में 2 पाई रेडियंस होती हैं, तो 3.6 को 2 पाई से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 22.6 रेडियंस आ जाएगा। टेक वाटर, हाउ डीप इज वाटर इन दी वेल, यानी कि कितना डिस्टेंस जो है वो कुएं का हाइट बेसिकली कितनी, उसकी गहराई कितनी है, तो वो डिस्टेंस हमने मेजर करना है। तो अगर हम इन क्वांटिटीज पे गौर करें तो इसकी मदद से हम देखते हैं कि S इक्वल टू आर थीटा, एक फार्मूला हमने पढ़ा था तो वो हम यूज करेंगे। S इक्वल टू आर थीटा कहां पे था, रेडियन मेजरमेंट में जो रेडियन की डेफिनेशन पड़ी थी उसमें हमने कैलकुलेट किया था S इक्वल टू आर थीटा। तो ये वैल्यूज यहां पे पुट कर देंगे, R की वैल्यू 0.9, थीटा की वैल्यू 22.6, इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो S आ जाता है 20.3 मीटर। नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 2 है, a physicist calculated the wall width of half brick thickness. The brick is laid in a flat position lengthwise called stretcher position. कि एक फिजिस्ट है और उसने वॉल की विड्थ कैलकुलेट की है ऑफ हाफ ब्रिक थिकनेस, और वो कितनी आई है 13.6 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर। ये इंफॉर्मेशन ब्रैकेट में दी गई है। ब्रिक इज लेड इन ए फ्लैट पोजीशन लेंथ वाइज कॉल्ड स्ट्रेचर पोजीशन। लेंथ वाइज वो ब्रिक लेड की हुई है, तो उसकी बेसिकली सिंपली जो थिकनेस है वो इतनी वैल्यू की है। एंड वन ब्रिक थिकनेस, द ब्रिक इज प्लेस्ड इन फ्लैट पोजीशन लेंथ वाइज ऑर्थोगोनल टू वॉल कॉल्ड हेडर पोजीशन एज 23.6 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर। और इसी तरह जो एक ब्रिक की थिकनेस है वो हमें गिवन है 23.6 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर। कैलकुलेट द डिफरेंस इन विड्थ ऑफ वॉल्स विद अनसर्टेनिटी इन इट। तो बेसिकली हमने क्या करना है, डिफरेंस कैलकुलेट करना है इन दो वैल्यूज के दरमियान। तो हम डाटा नोट कर लेंगे। सबसे पहले ये जो हमें गिवन है इसकी थिकनेस, तो इसको हम लिख लेंगे W1 प्लस माइनस डेल्टा W1 इक्वल टू, ये वैल्यू गिवन है 13.6 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर। ये मेजर्ड वैल्यू है, प्लस माइनस एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी भी साथ गिवन है। इसी तरह जो दूसरी है वो W2, दोनों विड्थ है ना, तो इसको W1 कह दिया और इस विड्थ को W2 का नाम दिया। इसमें भी मेजर्ड वैल्यू और उसकी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी गिवन है। तो हमने विड्थ कैलकुलेट करनी है। विड्थ कैलकुलेट करने के लिए दोनों का डिफरेंस निकालेंगे। कहा गया था कि कैलकुलेट द डिफरेंस इन विड्थ ऑफ द वॉल्स। तो डिफरेंस फाइंड करने के लिए W इक्वल होगा W2 माइनस W1 प्लस माइनस डेल्टा W1 प्लस डेल्टा W2। ये हमने क्या किया कि जब मेजर्ड वैल्यू और साथ अनसर्टेनिटी गिवन हो, तो अगर हमने ऐड करना हो तो मेजर्ड वैल्यूज को ऐड करके अनसर्टेनिटीज को ऐड किया जाता है। मेजर्ड वैल्यू को सब्ट्रैक्ट, अगर हमने सब्ट्रैक्ट करना हो तो उस केस में मेजर्ड वैल्यूज सब्ट्रैक्ट होके अनसर्टेनिटीज ऐड होती हैं। तो वैल्यूज इसमें पुट करेंगे। W2 की वैल्यू हमारे पास 23.6 है, W1 की वैल्यू 13.6 और अनसर्टेनिटीज दोनों की 0.1 और 0.1 है। तो इनको सिंप्लीफाई करते हैं, ये हमारे पास आ जाता है 10.6 प्लस माइनस 0.2 सेंटीमीटर।
तो ये डिफरेंस आ जाएगा उन वॉल की विड्थ के दरमियान। नेक्स्ट हमारे पास असाइनमेंट नंबर 3 है, द वोल्टेज V प्लस डेल्टा V इज मेजर्ड एज 7.3 वोल्ट प्लस 0.1 वोल्ट। वोल्टेज V जो है वो उसको मेजर किया गया है, V प्लस डेल्टा V की वैल्यू दी गई है, और जो करंट है I वो I प्लस माइनस डेल्टा I मेजर हुआ है 2.73 एम्पेयर प्लस माइनस 0.05 एम्पेयर। कैलकुलेट द रेजिस्टेंस R बाय ओम्स लॉ एज R इक्वल टू V ओवर I। रेजिस्टेंस कैलकुलेट करनी है, तो पहले V की वैल्यू गिवन है वो हम लिखेंगे V प्लस माइनस डेल्टा V 7.3 वोल्ट प्लस माइनस 0.1। इसी तरह I प्लस डेल्टा I इक्वल हो जाएगा 2.73 प्लस माइनस 0.05 एम्पेयर। रेजिस्टेंस R कैलकुलेट करनी है, तो इसका हम सोल्यूशन देखेंगे। सबसे पहले रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए हम फार्मूला अप्लाई करेंगे R इक्वल टू V ओवर I का। इसमें V की वैल्यू पुट करेंगे, मेजर्ड वैल्यू 7.3 डिवाइडेड बाय 2.73, तो ये 2.7 ओम आ जाता है। अब इसकी अनसर्टेनिटी कैलकुलेट करेंगे, तो अनसर्टेनिटी जो है परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन V इक्वल होगी डेल्टा V ओवर V मल्टीप्लाई बाय 100%। तो इनकी वैल्यूज पुट करते हैं। ये आपने फार्मूला ये याद रखना है कि अनसर्टेनिटी इन डेल्टा इन V है, वॉल्यूम की यहाँ पे जो V है वो वोल्टेज है, तो वोल्टेज की जो अनसर्टेनिटी है वो डेल्टा V ओवर V। इसी तरह अगर करंट की हो तो डेल्टा I ओवर I, रेजिस्टेंस की हो तो डेल्टा R ओवर R, कोई भी चीज हो तो उसकी जो परसेंटेज अनसर्टेनिटी है वो डेल्टा V ओवर V आ जाएगी। डेल्टा V की वैल्यू हमें साथ गिवन है 0.1 डिवाइडेड बाय V। अभी हमने V की वैल्यू भी गिवन है 7.3, वो पुट की मल्टीप्लाई बाय 100%, तो ये हमारे पास आ जाता है 1.37%, यानी कि 1%। इसको राउंड ऑफ करें तो ये हमारे पास 1% आ जाता है। नेक्स्ट परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन करंट कैलकुलेट करेंगे। I वो इक्वल होगा डेल्टा I ओवर I के इंटू 100%। डेल्टा I की वैल्यू 0.05 गिवन है डिवाइडेड बाय I की वैल्यू 2.73 है, मल्टीप्लाई बाय 100% आ जाएगा। तो इनको हम सिंप्लीफाई करते हैं, ये हमारे पास 1.83% आ जाता है, जिसको राउंड ऑफ करें तो ये 2% आ जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, टोटल अनसर्टेनिटी जो R में आएगी वो 1% प्लस 2%, इन दोनों में जो अनसर्टेनिटी है उनको हम ऐड करेंगे तो ये 3% हो जाएगा। यानी कि रेजिस्टेंस की जो परसेंटेज अनसर्टेनिटी है वो फार्मूला अब अगर अप्लाई करें, हमने टोटल अनसर्टेनिटी कैलकुलेट कर ली, अब परसेंटेज अनसर्टेनिटी रेजिस्टेंस की कैलकुलेट करने के लिए R इक्वल टू डेल्टा R ओवर R इंटू 100%। इसमें हम वैल्यूज पुट करते हैं। परसेंटेज अनसर्टेनिटी पीछे अभी कैलकुलेट की तो वो 3% थी, डेल्टा R डिवाइडेड बाय 2.7%। बेसिकली ना पीछे हमने जो परसेंटेज अनसर्टेनिटी कैलकुलेट की वो हमें इस फार्मूले में इस्तेमाल करनी है, इस वजह से कैलकुलेट की। और इस फार्मूले की मदद से हम क्या निकाल रहे हैं, डेल्टा R, क्योंकि स्टार्टिंग में ही हमने R तो कैलकुलेट कर लिया था, अब हमें डेल्टा R चाहिए, तो डेल्टा R प्लस डेल्टा R टोटल हमारे पास आंसर आएगा। तो इनको हम सिंप्लीफाई करते हैं। अब ये परसेंटेज से कैंसिल, 3 इंटू 2.7 इधर जाकर मल्टीप्लाई होगा और 100 डिवाइड हो जाएगा, तो डेल्टा R इक्वल आ जाता है 0.08 ओम के। तो फाइनल हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, यहाँ पे R प्लस डेल्टा R आएगा, R प्लस डेल्टा R इक्वल आ जाएगा 2.7, जो मेजर्ड वैल्यू है जो हमने स्टार्टिंग में मेजर की थी। ठीक है, V इक्वल टू R इक्वल टू V ओवर I का फॉर्मूला इस्तेमाल करके, वो प्लस माइनस 0.08 कौन सी अनसर्टेनिटी है, ये वाली परसेंटेज अनसर्टेनिटी, तो ये 2.7 प्लस माइनस 0.08 ओम आ जाता है इसका आंसर। इसके बाद नेक्स्ट असाइनमेंट है, द रेडियस ऑफ स्फीयर R इज मेजर्ड विद वर्नियर कैलिपर्स एज R प्लस माइनस डेल्टा R 2.25 प्लस माइनस 0.01 सेंटीमीटर। ये वर्नियर कैलिपर की मदद से जो स्फीयर का रेडियस कैलकुलेट किया गया है वो गिवन है। कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर, वॉल्यूम कैलकुलेट करना है। तो हम डाटा नोट करते हैं।
r प्लस माइनस डेल्टा r इक्वल होता है r की वैल्यू 2.25 प्लस माइनस डेल्टा r की वैल्यू 0.01। तो वॉल्यूम हमने कैलकुलेट करना है। वॉल्यूम कैलकुलेट करने के लिए पहले हम वॉल्यूम और फिर उसकी अनसर्टेनिटी भी कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले हम वॉल्यूम का फार्मूला अप्लाई करते हैं, v इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। स्फीयर का जो वॉल्यूम है उसका फार्मूला 4/3 पाई आर क्यूब होता है। तो उसमें हमने वैल्यूज पुट करनी है। पाई की वैल्यू 3.14 है, आर की वैल्यू 2.25 ये हमें गिवन है। इसका क्यूब, इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो 47.7 क्यूबिक सेंटीमीटर आ जाता है। अब अनसर्टेनिटी कैलकुलेट करनी है। तो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी इन आर इक्वल होगी लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर्स के, यानी कि एब्सोल्यूट परसेंटेनिटी जो आर जो इसके रेडियस में है वो किसके इक्वल होगी, लीस्ट काउंट ऑफ द वर्नियर कैलिपर जो कि प्लस माइनस 0.01 है। तो परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन आर किसके इक्वल होगी, डेल्टा आर ओवर आर मल्टीप्लाई बाय 100%। ये फार्मूला अप्लाई किया, इसमें वैल्यूज पुट करेंगे। डेल्टा आर की वैल्यू 0.01 डिवाइडेड बाय आर की वैल्यू 2.25 ये हमें गिवन है, इनटू 100%। इसको सिंप्लीफाई करें तो ये 0.4% आ जाता है। ये परसेंटेज अनसर्टेनिटी आ गई आर में। तो टोटल परसेंटेज अनसर्टेनिटी जो है वो v की क्या हो जाएगी, फार्मूले में क्या था आर क्यूब। तो जब पावर आ जाए तो पावर पहले आ जाती है और उसको अनसर्टेनिटी से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। ठीक है, तो 3 इंटू 0.4% आ जाएगा। पावर 3 थी तो 3 लिखा, जो भी पावर हो उसको पहले लिखा और अनसर्टेनिटी से मल्टीप्लाई किया तो ये 1.2% आ गया। ये टोटल परसेंटेज अनसर्टेनिटी आ गई v में। अब हम क्या करेंगे कि परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन v इक्वल होगा डेल्टा v ओवर v इंटू 100%। यहां से हम डेल्टा v कैलकुलेट करेंगे और फिर जो फाइनल आंसर है उसमें v प्लस डेल्टा v इक्वल टू आंसर लिख देंगे। तो ये जो है वैल्यू अभी हमने कैलकुलेट की 1.2% इक्वल टू डेल्टा v डिवाइडेड बाय v की वैल्यू 47.7 कैलकुलेट की थी मल्टीप्लाई बाय 100%। तो ये 1.2 इंटू 47.7 डिवाइडेड बाय 100% से कैंसिल हो गया था। ये इक्वल आ गया डेल्टा v के, यानी कि इसको सिंप्लीफाई करें तो डेल्टा v इक्वल आ जाता है 0.6 क्यूबिक सेंटीमीटर। तो इन सारी जो हमने वैल्यूज कैलकुलेट की हैं, ये v की वैल्यू भी कैलकुलेट कर ली थी शुरू में और उसके बाद डेल्टा v कैलकुलेट की है। तो v प्लस डेल्टा v इक्वल आ जाएगा 47.7 प्लस माइनस 0.6 क्यूबिक सेंटीमीटर। तो ये वॉल्यूम विद अनसर्टेनिटी इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट हमारे पास प्रॉब्लम नंबर 5 है। कैलकुलेट द आंसर्स टू द एप्रोप्रिएट नंबर्स ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। ये कुछ वैल्यूज गिवन है, इनको ऐड करना है और जो फाइनल आंसर है वो एप्रोप्रिएट सिग्निफिकेंट फिगर तक आना चाहिए। इसका मैं आपको जनरली बता दूं कि हमने ऐड, मल्टीप्लाई, सब्ट्रैक्ट या डिवाइड कुछ भी करते वक्त ये देखना है कि जो वैल्यूज इन्वॉल्व हैं उनमें से मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर्स जिस वैल्यू के होंगे आंसर में भी उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर्स आने चाहिए। लाइक इसमें मिनिमम सिग्निफिकेंट 2 वैल्यूज ऐड हो रहे हैं, तो इसमें मिनिमम सिग्निफिकेंट 1 है। तो जो फाइनल आंसर इनको ऐड करने से आता है उसको राउंड ऑफ करके हमने 1 सिग्निफिकेंट डिजिट तक लाना है। इसी तरह इसमें हमारे पास 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स इसके हैं, इसके 6 हैं और इसके भी 6 हैं। तो फाइनल आंसर को हमने राउंड ऑफ करके 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स तक ले जाना है। तो इसको भी कर दिया। इसी तरह 8 मल्टीप्लाई बाय 7 है। अब यहां पे 1 सिग्निफिकेंट डिजिट है, तो 1 सिग्निफिकेंट डिजिट जब मल्टीप्लाई करने से आंसर ही हमारे पास 2 फिगर्स आ रहा है, पॉइंट्स है ही नहीं, ये राउंड ऑफ हो ही नहीं सकता। तो इसको हम क्या लिखेंगे, 56 या 60 लिख सकते हैं। इसी तरह यहां पे हमारे पास जो है डी, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स मिनिमम इसमें 3 हैं। तो जो फाइनल आंसर है उसको राउंड ऑफ करके 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स तक ले आएंगे। ठीक है, ये 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक इसको कन्वर्ट कर दिया। इसी तरह ये जो है इसमें 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं, तो डिवाइड करने के बाद जो आंसर आएगा उसको 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स तक लिखेंगे। और इसमें हमारे पास 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं मिनिमम, तो फाइनल आंसर जो आएगा इनको सॉल्व करने से वो भी 2 सिग्निफिकेंट डिजिट तक हमने लिखना है। नेक्स्ट हमारे पास प्रॉब्लम नंबर 6 है।
शो दैट द इक्वेशंस vf इक्वल टू vi प्लस at एंड s इक्वल टू vit प्लस 1/2 at स्क्वायर आर डायमेंशनली करेक्ट। यानी कि लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन राइट हैंड साइड की डायमेंशन के इक्वल होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम ए पार्ट सॉल्व करते हैं। vf इक्वल टू vi प्लस at, इसमें लेफ्ट हैंड साइड देखें तो वो vf है। v क्या है इसमें? वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी। तो वेलोसिटी की जो डायमेंशंस हैं वो वेलोसिटी इक्वल होता है डिस्टेंस ओवर टाइम के, डिस्टेंस का लेंथ और टाइम का t। तो ये lt-1 आ गई इसकी डायमेंशन। इसी तरह राइट हैंड साइड हम लें तो vi प्लस at है। अब इसमें जब हम डायमेंशंस पुट करते हैं तो वेलोसिटी की डायमेंशन lt-1 प्लस एक्सेलरेशन lt-2 एक्सेलरेशन की डायमेंशन होती है और t की डायमेंशन कैपिटल T आ गई। तो इनको हम सिंप्लीफाई करें, यानी कि lt-1 प्लस ये भी lt-1 हो जाएगा, -2 + 1 -1। तो ये सिंप्लीफाई होके 2lt-1 आ जाता है। ठीक है, तो राइट हैंड साइड किसकी इक्वल आ जाएगी? हम अगर इस नंबर को इग्नोर करते हैं, हम तो जस्ट डायमेंशनली इसको करेक्ट कैलकुलेट करना है ना, तो नंबर हमने इग्नोर किया तो lt-1 रह गया। अब लेफ्ट हैंड साइड की जो डायमेंशन है वो राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाती है। तो इसका मतलब ये है कि ये डायमेंशनली करेक्ट है। इसी तरह इसका जो बी पार्ट है वो कैलकुलेट करते हैं। तो उसकी लेफ्ट हैंड साइड में s है, s से मुराद डिस्टेंस, तो डिस्टेंस की जो डायमेंशन है वो l होती है। और राइट हैंड साइड इसकी लेंगे तो राइट हैंड साइड vit प्लस 1/2 at स्क्वायर है। अब इसमें डायमेंशन पुट करें तो vi की डायमेंशन lt-1 और t की डायमेंशन t आ गई, प्लस जो कांस्टेंट होता है उसकी डायमेंशन नहीं होती। a एक्सेलरेशन की डायमेंशन lt-2 और t स्क्वायर यानी कि t की डायमेंशन t, तो इसका स्क्वायर आ गया। अब इनको सिंप्लीफाई करते हैं, ये lt-1 और इसका t+1 प्लस ये lt-2 प्लस 2 सिंप्लीफाई किया तो ये l प्लस l आ जाता है, यानी कि 2l आ जाएगा। तो यहां पे भी डिजिट को इग्नोर किया तो LH लेफ्ट हैंड साइड हमारे राइट हैंड साइड आ जाती है l की इक्वल। तो ये लेफ्ट हैंड साइड भी l थी और राइट हैंड साइड भी l आ गई है। तो इसका मतलब ये है कि ये इक्वेशन भी डायमेंशनली करेक्ट है। नेक्स्ट हमारे पास प्रॉब्लम नंबर 7 है, फाइंड एन एक्सप्रेशन फॉर द टाइम पीरियड t ऑफ ए सिंपल पेंडुलम। एक्सप्रेशन कैलकुलेट करना है सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड के लिए। टाइम पीरियड t में डिपेंड ऑन, ये किन वैल्यूज पे डिपेंड कर रहा है, किन क्वांटिटीज पे डिपेंड कर रहा है? मैस m ऑफ द बॉब ऑफ द पेंडुलम। उसने ये कहा है कि जो टाइम पीरियड है वो मे बी मैस m ऑफ द बॉब ऑफ द पेंडुलम पे डिपेंड कर रहा है, लेंथ l ऑफ द पेंडुलम पे डिपेंड कर रहा है, एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g एट प्लेस वेयर द पेंडुलम इज सस्पेंडेड। और जिस जगह पर वो पेंडुलम का एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है वहां पे g की जो वैल्यू है उस पे डिपेंड कर रहा है। तो इसके लिए आपने सिंपली जहां पे भी हमने कोई एक्सप्रेशन कैलकुलेट करना हो, यानी कि फॉर्मूला कैलकुलेट करना हो डायमेंशंस की मदद से, और वहां पे क्वांटिटी दी गई हो कि इन क्वांटिटीज पे डिपेंड कर रही है, तो आपने उस क्वांटिटी को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिख देना होता है उन क्वांटिटीज के जिन पे वो डिपेंड कर रही होती है। यहां पे बताया गया था कि टाइम पीरियड डिपेंड कर रहा है किस पे? मैस m, लेंथ l एंड वैल्यू ऑफ g पे। तो mlt प्रोपोर्शनल टू mlg और इनकी पावर्स लिख देनी है a b c। इसी तरह आगे अगर हो तो c d e f, जो जितने भी हों वो लिखते जाने हैं। प्रोपोर्शनैलिटी का साइन खत्म किया जाता है तो इक्वल का साइन आता है और साथ कोई कांस्टेंट आ जाता है। तो ये t इक्वल टू k m पावर a l पावर b और g पावर c आ गया। इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। पुटिंग द डायमेंशंस, अब इसमें डायमेंशंस हम पुट करेंगे। डायमेंशंस कैसे पुट करनी है कि टाइम t की डायमेंशन t आ गई, टाइम पीरियड है ना t, तो उसकी डायमेंशन t आ गई। k कांस्टेंट है, उसकी कोई डायमेंशन नहीं होती। m मैस है, उसकी कैपिटल M, इसकी पावर a आ गई। लेंथ की डायमेंशन l की पावर b आ गई। और g क्या है? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, यानी कि जो एक्सेलरेशन की डायमेंशन है वो लिखनी है। एक्सेलरेशन की डायमेंशन होती है lt-2, तो वो हमने यहां पे लिख दिया lt-2 और इसकी पावर आ गई c। अब ये लिखने के बाद इसको अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं, यानी कि
एम टी इक्वल आ गया एम की पावर ए है, एल की पावर, एक एल इधर है और एक एल इधर है, बेसिस सेम है, पावर्स ऐड होंगी तो एल की पावर बी प्लस सी आ जाएगा और टी की पावर -2c आ जाएगी। अब हम कंपेयर करेंगे पावर्स को, जो सेम फिजिकल क्वांटिटीज हैं उनकी जो पावर्स हैं वो हम कंपेयर करेंगे, यानी कि हम सिंपली कह सकते हैं कंपेयरिंग कोएफिशिएंट्स। तो वो हमारे पास क्या आ जाता है, सबसे पहले m के लिए देखते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड पे m की पावर 0 है और राइट हैंड साइड पे m की पावर a है। तो यहां से पावर्स बेस सेम है, पावर्स इक्वल होंगी, 0 इक्वल आ जाएगा a के। इसके बाद l के लिए देखें तो लेफ्ट हैंड साइड पे l की पावर 0 है, राइट हैंड साइड पे l की पावर b प्लस c गिवन है। तो ये 0 किसी भी चीज की पावर बेस सेम है, l की इक्वल है, तो पावर्स भी आपस में सेम होंगी, 0 इक्वल आ जाएगा b प्लस सी के। ठीक है, अब ये c की वैल्यू कहां से आई, ये आप कैलकुलेट करेंगे t वाला पहले, तो इससे जो वैल्यू आएगी वो यहां पे c वाली पुट करेंगे तो इसकी मदद से ये b इक्वल आ जाएगा 1/2 के। t वाला भी देख लेते हैं कि t की जो पावर है वो राइट हैंड साइड पे t की पावर 1 है और लेफ्ट हैंड साइड पे t की पावर -2c, यानी कि 1 इक्वल टू -2c, तो ये -2 इधर आकर डिवाइड होगा, -1/2 इक्वल आ जाता है c के, यानी कि c इक्वल हो जाएगा -1/2 के। तो ये तीनों जब हमारे पास इनकी a, b और c की वैल्यूज आ जाएं तो ये वैल्यूज पुट कर देनी है किसमें, इस इक्वेशन 1 में। इक्वेशन 1 बिकम्स, इक्वेशन 1 क्या है, t इक्वल टू k m पावर a l पावर b और g पावर c। इसमें वैल्यूज पुट की, m की पावर 0, l की पावर 1/2, g की पावर -1/2, तो ये k l 1/2 डिवाइडेड बाय g 1/2 हो जाएगा। -1/2 था ना, तो इसको डिवीजन में लेकर आएंगे तो +1/2 हो जाएगा, तो ये आ जाता है k √l/g। अब यानी कि t इक्वल आ गया k √l/g के। तो डायमेंशनल एनालिसिस जो है वो कांस्टेंट के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं देती कि कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगी, लेकिन एक्सपेरिमेंट की मदद से ये देखा गया है कि इस कांस्टेंट की जो वैल्यू है वो 2π आती है। तो इस हिसाब से ये फार्मूला हमारे पास क्या हो जाएगा, t इक्वल टू 2π √l/g के। तो ये वो एक्सप्रेशन है जो हमने कैलकुलेट करना था। तो यहां तक हमारे पास इस चैप्टर की असाइनमेंट्स थी। मजीद लेक्चर्स देखने के लिए आप हमारा चैनल विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर फॉलो करें, और अगर आप हमसे किसी भी सब्जेक्ट की ऑनलाइन या होम ट्यूशन पढ़ना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।